हरे कृष्णा। तो आप सब वैष्णव को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के सत्र में सम्मिलित होने के लिए। पहले तो आप में से कुछ भक्तों को अगर मेरी सुबह की सूचना जो है एक बहुत बड़ा आश्चर्य और सरप्राइज के रूप में आई है। अब मुझे पता है वो तो ज्यादातर प्लेजेंट सरप्राइज होगा ज्यादातर भक्तों के लिए। लेकिन अगर मानिए आप में से कुछ भक्तों को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ होगा तो देखिए, मैं बताना चाहता था इसके बारे में कि इस अगस्त महीने में हमने ये कोर्स का जो यूनिट है उसको करने के लिए काफी कुछ प्रयास किए, प्लानिंग भी की और उस हिसाब से ही ये इस हफ्ते में 4 सत्र और फिर अंतिम हफ्ते में 4 सत्र ऐसे प्लानिंग भी किए थे। लेकिन कुछ कारणवश बहुत सारी व्यस्तताएं और भी अ, कुछ जन्माष्टमी के संदर्भ में कुछ सेवाएं और फिर हमने हाल ही में जो रिजल्ट्स पब्लिश किए उससे भी कई सारे भक्तों का जिनको ये परीक्षाएं जो है क्लोज बुक की फिर से देनी है क्योंकि वो अनुत्तीर्ण हुए हैं या तो फिर अनुपस्थित थे, उसके कारण वो भी विचार करते हुए फिर मैंने निर्णय लिया कि ये वाला यूनिट नहीं करेंगे इस महीने में। तो ये जो यूनिट है अगले महीने में करेंगे। ठीक है। तो देखिए, मैं कुछ सूचनाएं देना चाहता था आपको। तो पहले तो 3 परीक्षाओं का रिजल्ट क्लोज बुक आपको दे दिया गया है। देखिए, 2 OBA चेक हुए हैं और उसका रिजल्ट भी रेडी है, लेकिन एक OBA जो है और वो मेरी ही व्यस्तता के कारण वो हो नहीं पाया, तो इसलिए 2 ही OBA हुए हैं और उसका रिजल्ट जो है वो मैं भेज रहा हूँ। तो वो मैंने सोचा कि आपको वो 2 का भी मिल जाए तो ठीक है। तीसरा जो है जितने जल्द हो सके वो प्रयास करके तीसरे का भी रिजल्ट आपको दिया जाए। लेकिन चूंकि 2 में भी काफी कुछ हद तक मुझे आइडिया समझ गई कि किस प्रकार से आप लिख रहे हो और मैं बताना भी चाहता था उसके ऊपर क्या गलतियां हो रही है, क्या अच्छी भी चीजें कुछ हो रही है, कुछ गलतियां भी हो रही है। तो इसके पहले कि आप आगे बढ़े मैं बताना चाहता था कि क्या क्या उसमें गलतियां हो रही। साथ ही साथ क्लोज बुक के रिजल्ट को लेकर भी काफी सारे भक्तों के कुछ प्रश्नोत्तर थे। कुछ लोग मुझे पर्सनली भी कुछ चीजें पूछे। अन्य भक्त विजय केशव प्रभु से भी कुछ बातें कर रहे थे। किसी को लग रहा है कि उसको बहुत ज्यादा मिले हैं गुण, किसी को लग रहा है बहुत कम मिले हैं। कोई भक्त मुझे बता रहे थे कि नहीं मुझे इतने मिल ही नहीं सकते प्रभु, ये कुछ तो गलती हो गई है। तो ऐसे भी प्रामाणिक भक्त है कि जो कह रहे हैं मुझे इतने ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, मुझे कम मिलने चाहिए। ऐसे और फिर जिनको कम मिला है वैसे भी भक्त कुछ कह रहे हैं कि मुझे इतने कम नहीं मिलने चाहिए थे वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा तो यूनिट का तो देखिए मैंने क्लियर कर दिया। ये जो यूनिट हो रहा है हमारा अगला यूनिट 13, 14, 15 एवं 16 वो हम लोग सितंबर में करेंगे। ठीक है। और फिर वहां से वैसे ही आगे बढ़ते हुए जो भी है, तो इस साल 2 स्कंद पूरा करने का विषय जो था वो होगा नहीं। दूसरे स्कंद का लास्ट यूनिट बच जाए, वो लोग हम लोग अगले साल में करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो अभी बात करते हैं क्लोज बुक की। तो देखिए, क्लोज बुक के तीनों परीक्षाओं के रिजल्ट्स आपको दिए और हो सकता है देखिए अलग अलग इवेल्युएटर्स, अलग अलग परीक्षक जो है इसके जो कि आपका मूल्यांकन गुणांकन कर रहे हैं, तो उनके कारण हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें सापेक्षता आ जाए। सब्जेक्टिविटी कुछ आ जाए। हालांकि मॉडल आंसर है और मॉडल आंसर के अनुसार ही सारे चेक करते हैं, लेकिन हो सकता है कोई परीक्षक जो हो, मानिए वहां पे उसको सही शब्द दिख जाए तो पूरे मार्क्स दे देगा। कोई परीक्षक है, मानिए 2 शब्द सही दिख गए लेकिन एक गलत दिख गया तो उसमें थोड़ा काट दे। ऐसे तो ऐसा होता है। थोड़ी बहुत सापेक्षता दिखती है परीक्षा के संदर्भ में। लेकिन जो भी पेपर चेक हुए हैं सारे ही मॉडल आंसर देख के ही, इस बात को आप
ध्यान में रखना हमेशा ही। हाँ। तो इसलिए पहली परीक्षा में कई भक्तों का ऐसा भाव था कि काफी गुण मिले और अंक प्राप्त हुए, और दूसरी परीक्षा में कम हुए, और तीसरे में तो बहुत ही कम। हाँ, इस प्रकार। हाँ, तो देखिए, तो एक तो है बात ये कि हो सकता है कि अब पहली परीक्षा में थोड़ा सा जो भी परीक्षक है उन्होंने थोड़ा सा खुले हाथ से मार्क्स दिए हो, अगर थोड़ा बहुत भी सही है तो ठीक है, दे दिए, पूरे मार्क्स दे दिए। हाँ। लेकिन पहली परीक्षा में आप में से काफी सारे भक्त ज्यादा प्रिपेयर्ड भी थे। मैंने देखा 3 महीना, 2-3 महीना वो यूनिट चल रहा था पहली परीक्षा का। तो इसलिए काफी सारे वक्त बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो गया था। हाँ, वो सारे प्रश्नोत्तर रेडी करके कई बार उसको देख चुके थे, ये भी बात है। बाकी दूसरी परीक्षा में तुरंत 1 महीने में ही परीक्षा हुई। हाँ, फिर तीसरी भी उसी प्रकार से। तो इसलिए स्वाभाविक है दूसरे या तीसरे में कुछ भक्तों को थोड़ी कठिनाई अनुभव हुई होगी। हाँ, ये भी बात है ऐसे। और फिर देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आपको क्लोज बुक के मार्क्स को लेके बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपका जब फाइनल पेपर सर्टिफिकेट आएगा भक्ति वैभव का, तो उसमें कोई ग्रेड्स नहीं होता है। हाँ, हाई ऑनर्स, ऑनर्स, डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, इसलिए आप ज्यादा गुणों का, अंकों का चिंता मत कीजिए। आपको हो सकता है पहले टेस्ट में बहुत अच्छे मिले, 98 मिले, तो इसलिए दूसरे टेस्ट में मुझे 80 कैसे मिल सकते हैं प्रभु जी। मुझे पहली टेस्ट में 98 मिले तो दूसरे में भी 98 मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है ऐसा। हाँ, तो इसलिए आप मैं पहला आपको सलाह दूंगा कि अगर आप उत्तीर्ण किए हो एग्जाम, तो ज्यादा चिंता मत कीजिए अंकों का। ठीक है, कभी 98 मिल जाए, कभी 88 मिल जाए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन क्या करना है इतना एकदम कॉलेज के एग्जाम की तरह एकदम स्पर्धा का भाव जरूरी नहीं है एक्चुअली। हाँ, तो भी आप में से जिनको लगता है कि उनका 5% मार्क्स बढ़ सकता है, 5%, मतलब आपको 70 मार्क्स से आपको लगता है नहीं मुझे 75 होने चाहिए या 75 से ज्यादा होने चाहिए, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए दे सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। ठीक है। हाँ, तो ज्यादातर मैं आपको प्रोत्साहन नहीं देता इस रिवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि क्या है उसमें भी फिर प्रयास होता है, जाके फिर से परीक्षक को वो पेपर चेक करना है, सारे गुणों को देखना है, ये वो। तो मैं तो प्रोत्साहन नहीं दूंगा आप लोगों को। अगर आप पास हो गए हो या आपको अच्छे खासे 80%, 75% अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो आपको रिवैल्यूएशन की देने की जरूरत ही नहीं है कुछ। हाँ, ठीक है, रिवैल्यूएशन में 2-4 बढ़ जाएंगे, उससे क्या क्या बहुत बड़ा लाभ होने वाला है कुछ? हाँ, कुछ लाभ होने वाला नहीं है उससे। आपने लिखा है जैसे जिस प्रकार से, उससे 2-4 कम ज्यादा मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। तो परीक्षक के आधार, परीक्षक का एक सापेक्षता हो सकती है वैसी। हाँ? कोई चीज उसको एकदम प्रिसाइजली चाहिए, आपने नहीं लिखी, तो उसमें हो सकता है मार्क्स काट दिए उसने एकदम। तो ये बात है। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए इसका। मैंने देखा कि थोड़ा बहुत पाठशाला में जैसे स्पर्धा का भाव होता है, वैसा भाव आ गया कुछ भक्तों के मन में। उसको 95 मिले, मुझे 92 मिले, तो प्रभु मैं फिर से चेक करवाना चाहता हूँ, 92 का मेरा 95 हो जाएगा, ये क्या बेकार है ये सब, जरूरत नहीं है इसकी कुछ भी। हाँ, जिनको ऐसा लगता था कि वो पास होने चाहिए ही चाहिए थे, उत्तीर्ण होने चाहिए थे क्लोज बुक में, उनको 65% मिलना ही था, लेकिन मिला नहीं। हाँ, तो वो निश्चित रूप से अगर चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, तो आप ऐसे जो भी कोई भक्त हो, सारे विजय केशव प्रभु के पास अपना जो नाम है वो दर्ज कराइए, कितने गुण जो है आपको मिले, और आप कितने की अपेक्षा करते हो, ये जरा दोनों भी चीजें मुझे उसमें लिख के बताइए। हाँ, जिनको भी ऐसा लगता है कि नहीं ये कैसे हो गया, मैं अनुत्तीर्ण हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं अनुत्तीर्ण हो गया, तो फिर आप लिखिए, नो प्रॉब्लम, हम लोग फिर से उसको रिवैल्यूएशन में देंगे। और देखिए, रिवैल्यूएशन के बाद जरूरी नहीं कि मार्क बढ़े, मार्क घट भी सकते हैं। हाँ, ये भी चीज याद रखना। रिवैल्यूएशन होने के बाद वो वैसे भी बहुत प्रिसाइजली चेक होता है पेपर, एक 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 चीज देखेंगे उसमें। हाँ,
क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन में दिया है। तो ऐसे भी हो सकता है कि रिवैल्यूएशन में किसी के मार्क्स बढ़ने की बजाय घट गए हैं, ऐसा भी हुआ है पहले। ठीक है, तो इसलिए वो सब विचार करके फिर उसके बाद ही रिवैल्यूएशन मतलब पुनर्मूल्यांकन के लिए आप अप्लाई करना। हाँ, ठीक है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। जिसको देखिए 65% क्लोज बुक में मार्क्स मिले हैं, तो कई बार उसमें भी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि देखिए 65% मार्क्स में मतलब 3 मार्क्स का तो ग्रेस उसमें होता है ऑलरेडी। अगर किसी को 62 या 63 ऐसे मार्क्स हो जाते तो ऑटोमेटिकली उसको 65 कर देते हैं हम लोग कि भाई ठीक है, 1-2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए इसको रोना ना पड़े, फिर से उत्तीर्ण मतलब परीक्षा जो है ना देनी पड़ेगा। तो ऑलरेडी अगर किसी को 65 वगैरह मिले तो जानिए कि आपको शायद ग्रेस मार्क ही मिले होंगे, इसलिए वो 65 जो है वो मिल गए। हाँ, इस बात को भी जानिए। ठीक है, तो ऐसा एक 3 मार्क्स तक का ग्रेस हमने रखा हुआ है। तो अगर कोई ऐसी केसेस है कि जिसमें आपको 64 मार्क्स मिल गए और तो फेल करके आया है वगैरह ऐसा, तो आप दीजिए रिवैल्यूएशन को, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो 64 या 63 मार्क में फेल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसको हम लोग ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 3 तक। लेकिन फिर इसको ऐसे मत लगाइए कि अच्छा प्रभु मुझे फिर 61 मिला तो जस्ट 1 मार्क मिल जाता था तो ग्रेस 62 मार्क ग्रेस हो जाती। हाँ, तो ये तो ग्रेस को ग्रेस लगाने की बात हो गई। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप 60 मार्क्स मिले हैं या 59 मिले हैं तो उसको फिर नहीं पास हो सकता वो व्यक्ति, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेस ग्रेस मतलब समझते हो ना, आपकी सहूलियत जो दी जा रही है वो भी 62 मार्क्स तक की है। अभी भाई उसको 62 भी नहीं मिला तो फिर कुछ कर नहीं सकते उसमें, वो फेल हो गया। हाँ, निश्चित रूप से। तो फिर आपको अगर ऐसे कोई है 59, 60, 61 वाले और उनको फिर से रिवैल्यूएशन के लिए देना है कि जिससे उनको लगता है उनको शायद 62 या 63 मार्क्स मिल जाए, तो फिर आप दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। ठीक है, ये बात है। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ग्रेस जो है उस ग्रेस के आसपास हो जाए तो हमें भी पास कर दीजिए। ऐसा तो फिर ग्रेस कितना पीछे लेके जाएंगे, है क्या नहीं? 62 वाले को लगेगा 61 आ जाए तो भी करना चाहिए, 61 को लगेगा 60 आ जाए तभी भी होना चाहिए, 60 वाले को लगेगा 55 मिल जाए तब होना चाहिए, 55 वाले को लगेगा 50 भी मिल जाए तो होना चाहिए। तो ऐसे नहीं चलता। ठीक है, तो ऑलरेडी 62-63 मार्क्स यानी वो कंसिडर किए जा रहे हैं कि पास कैंडिडेट उनको, जैसे यहाँ वहां से कुछ मार्क्स बढ़ रहे तो बढ़ा के दे देते हैं हम लोग। ये बात है। तो इसलिए इस सब के बाद में अगर आप में से किसी को लगता है कि मुझे पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई करना है तो आप कीजिए। वो सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी पहले, मैं देखना चाहूंगा उसमें क्या आपको लगता है कि आपको कितना मिलना चाहिए और कितना मिला है। और फिर जब रिजल्ट्स मिलेंगे पुनर्मूल्यांकन के बाद मैं फिर से चेक करूंगा कि क्या हुआ है। जिसको जितना लगता था उसमें से सही में कितने बढ़े मार्क्स, ये बात मैं खुद देखना चाहूंगा इस चीज। ठीक है, तो इसलिए इन सबको मत में न मतलब आपके नजर में रखते हुए फिर आप देखिए, आपको पुनर्मूल्यांकन के लिए लिखना है तो फिर उसके अनुसार अगर किसी का पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाते हैं वो, हाँ, तो फिर उनको फिर से दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं या अनुपस्थित थे उन सब के लिए पुनर्परीक्षा अनिवार्य है। ठीक है, जो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन के बाद भी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, तो फिर आपको जो री एग्जाम है वो देनी ही पड़ेगी, उसमें कोई चॉइस नहीं है। उसमें कोई विकल्प नहीं है, अनिवार्य है वो, अगर आपको कोर्स में आगे बढ़ना है तो। ये बात है। अभी आप उसमें भी फेल हो गए दूसरी बार री एग्जाम में, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ, लेकिन मुद्दा क्या है, परीक्षा के लिए तो आना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं कि प्रभु जी मैं दूसरी बार मैं पुनः परीक्षा दे ही नहीं सकता या दे ही नहीं सकती करके, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपको तो कोर्स जो है उसके नियम के अनुसार चलना पड़ेगा ना। ये बात है। तो इसलिए ये सारी पुनः परीक्षा वगैरह रखी गई है ताकि आप इन सारी चीजों को
जो भी चांस दिया जा रहा है दूसरा अवसर, उस अवसर में तो आप उसको क्लियर कर दो करके। हाँ, ये बात है। देखिए दूसरी ओर कई सारे ऐसे भक्त भी है, उनको कई अच्छे अंक प्राप्त हुए। हाँ, कुछ ऐसे भी भक्त है, तीनों परीक्षा में 90 से ज्यादा मार्क्स मिले उन्हें, तीनों के तीनों परीक्षा में। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि जो पढ़ रहे अच्छे से लिख रहे हैं उनको तो मार्क्स मिले हैं अच्छे। हाँ, या फिर 80 से ज्यादा तीनों परीक्षा में मार्क्स मिलने वाले भी भक्त है, 75 से ज्यादा अंक तीनों परीक्षा में मिलने वाले भक्त है। तो सारे पढ़ने वाले भी लोग हैं, ना पढ़ने वाले भी लोग हैं, जो भी है। मुद्दा ये है कि परीक्षा और परीक्षा का जो भी कोई नियम है, पुनः परीक्षा के नियम है, उसका आपको पालन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप चलिए। और फिर जो भी उसका परिणाम आएगा, रिजल्ट्स, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात है। तो देखिए क्लोज बुक का ये मैं बात जो है कहना चाहता था आप लोगों से। अभी अगर आप में से किसी को कुछ टिप्पणी है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो बोलिए अब। रुक्मिणी वल्लभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, इसमें जनरली वो क्वेश्चन आंसर लिखते समय ये थोड़ा कठिनाई हो रही है कि उसका जो आपका जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन आंसर का, वो किस तरीके से है। तो अगर एग्जाम्पल तौर पे प्रभु जी, अगर जो पहले एग्जाम हो गए हैं उसका कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर मिल जाते तो उससे कुछ आइडिया लग जाता। देखिए दिखा देंगे एक मॉडल आंसर, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक आध दिखा देंगे, आप ज्यादा मॉडल आंसर तो नहीं दिखा सकते। तो आपको आइडिया देने के लिए सिर्फ कि भाई क्या होता है। देखिए सिंपल सा है, जितना जरूरी है उतना लिखना है। वाक्य आपको 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का प्रश्न है तो उसमें एक्सपेक्टेड रहता है कि 2-3 लाइन तो कम से कम लिखी जाए। कभी कभी भक्त कुछ शब्द लिख के आते हैं कि, हाँ, एक शब्द लिख दिया बस, और उनको लगता है उसके लिए 3 मार्क्स मिल जाए या 2 मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं। हाँ, तो उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी एक्सपेक्टेड होगा। हाँ, तो ये बात है। तो जैसे कोई बोर्ड की एग्जाम होती है तो उसमें तो सब एग्जाम का मॉडल आंसर दिखाते नहीं बैठते ना। तो एक आध आपको यूनिट शुरुआत का है इसलिए मॉडल आंसर दिखा देंगे उसका, देखिए उसको किस प्रकार से लिखा गया है। और वो उतना आइडिया लेने के लिए काफी हो जाएगा आपको कि कैसे उत्तर दिए जाते हैं, कितने हद तक उसको लिखा जाता है। तो ठीक है, मैं आपको एक आध मॉडल आंसर जो है 1 यूनिट का तीनों में से कोई, वो यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लेना कैसे है वो मॉडल आंसर। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ, क्योंकि देखिए ये प्रश्न तो काफी सरल है, मतलब इसमें कोई सीधे सीधे परपोर्ट से पूछे गए हैं प्रश्न। बस देख लेना कि 2 मार्क्स का प्रश्न है, 3 मार्क्स का प्रश्न है, तो उसके अनुसार उत्तर जो है वो होना चाहिए, और परपोर्ट्स के आधार पर ही लिखना है उसको, जनरल नॉलेज से कुछ नहीं लिखना है। हाँ, प्रभुपाद ने उधर तात्पर्य में जो लिखा है वही चीज लिखनी होती है। ये बात बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी कभी भक्त जनरल अंडरस्टैंडिंग पे उत्तर देते हैं, तो वो बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। प्रभुपाद ने वहां पे क्या लिखा वो अपेक्षित है। ठीक है। तो यूजुअली 2 मार्क का प्रश्न है तो उसमें 2 लाइंस अपेक्षित रहती है, 2 मुद्दे होंगे उसमें। हाँ, कम से कम 2 मुद्दे होंगे उसमें। 2 मार्क्स का प्रश्न है, 4 मार्क्स का प्रश्न है तो उसमें 4 मुद्दे कम से कम होंगे। हाँ, हो सकता है ज्यादा भी होकर 4 से। हाँ, तो फिर आधे आधे मार्क्स का एक मुद्दा, ऐसे 7-8 मुद्दे भी हो सकते हैं उसमें। तो वो प्रश्न किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप 2-3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए बस कभी कभार 1-2 शब्द लिख दिए। वो शब्द से क्या है, आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है वो शब्द क्या लिखा है, वो गुण क्या है। हाँ, इस प्रकार से। तो इन जनरल ऐसा स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप जानिए अगर 3-4 मार्क्स का प्रश्न है और आपने 20 लाइंस लिख दी तो कुछ गड़बड़ हो गई है। इतना क्यों लिखा जा रहा है, जरूरत ही नहीं है इतना। मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न 5-6 लाइन के ऊपर उसका उत्तर जाए। हाँ, अगर कोई बहुत विरला प्रश्न होता है जिसमें मानिए, ठीक है, द्रौपदी वो अश्वत्थामा की रक्षा क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए इसमें बताइए, तो उसमें 5-6-7-8 लाइन हो सकती है। ठीक है, तो फिर ज्यादातर प्रश्न 4-5 लाइन के अंदर आपको उत्तर उसका लिखने को आना चाहिए। ये बात है, प्रिसाइज होना चाहिए, वो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, जितना पूछा है उतना लिखिए, बट उसको अच्छे से
एक पूरे पंक्ति के रूप में लिखी है, एकदम उसको ऐसे केवल एक दो शब्द लिख दिए और वो संस्कृत शब्दों का अर्थ कुछ लिखा नहीं उधर। ऐसा नहीं है। वो जो भी शब्द है संस्कृत के, उसका अर्थ भी लिखना पड़ता है कि क्या अर्थ है उसका करके। तो फिर इस टाइप से आप लिखोगे तो फिर कोई परेशानी नहीं है, आराम से उसको मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, ओके। अन्य कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा डाउट और था कि इसमें जब हम सिद्धांत निकालते हैं कि उसमें लिखा होता है इससे आपको क्या सिद्धांत समझ में आता है, तो वो सिद्धांत में प्रभु जी जैसे आप क्लास में बताते तो उसमें जो टीचिंग्स निकल रही है वो अपने शब्दों में लिखना सही है, या प्रभुपाद का उसमें परपट में देख के कुछ स्पेसिफिक सेंटेंस ऐसा लगे वो लिखना चाहिए? हाँ, उसमें प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में सिद्धांत वहां पे निकाला है वो सिद्धांत ही एक्सपेक्टेड है। एकदम ही ऐसा कोई प्रश्न है तो यूजुअली तो नहीं आएगा, लेकिन मानो ऐसा प्रश्न कोई है कि इसको इस जो भी इस मुद्दों के आधार पर आप आपकी समझ के अनुसार कुछ सीख लिखिए वगैरह, ऐसा कुछ पूछा है तो ठीक है। अदरवाइज क्या सीख सकते हैं वो प्रभुपाद के आधार पे ही पूछा जा रहा है। हाँ, प्रभुपाद ने उधर क्या सीखे निकाली है तात्पर्य में, ये आपने नोट करके उसको वहां पे लिख देना चाहिए, ये बात है। हाँ। तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन अगर आपको कुछ ऐसा पूछा जा रहा है कि नहीं आपको आपकी समझ के अनुसार बोलना है तो फिर ठीक है, वो तो स्पेशल केस होगी, वहां पे चलेगा। अदरवाइज प्रभुपाद के तात्पर्य के आधार पे, ये बात ठीक है। विजय केशव ब्रो। गुरु जी। यस ब्रो। विजय केशव। मेरा मेरा एक रिक्वेस्ट था। अभी जैसा कि ये जो अभी 4th यूनिट का जो क्वेश्चन है उसमें ही लगभग 90 वर्ड्स है, तो आपने कुल संख्या जो है लिखने का शब्दों में वो 600 से 800 है। तो जब मैं लिखता हूँ तो उसको हेडिंग देता हूँ, तो उसमें जो हेडिंग आता है वो भी आप काउंट करेंगे क्या मुझे? क्योंकि वो हेडिंग मिला के जाता है मेरा कम से कम 200 तो जाता 150 जाता है वर्ड। तो नहीं, मेरे प्रश्न मैंने ये चीज बोली थी आप लोगों को, याद नहीं क्या आपने? प्रश्न का शब्द संख्या काउंट ही नहीं होगा ना, क्यों होगा प्रश्न का शब्द संख्या? नहीं, वो मुझे लिमिट है ना, 600 से 800 शब्दों में आप लिखिए, ऐसा ये है ना। 900 हाँ आप तो लेकिन 900 तक लिख सकते हो, 900 वर्ड्स। लेकिन जब हम हेडिंग देते हैं ना उसमें वो काउंट होता है क्या? वो मुझे नहीं होना चाहिए हेडिंग मुझे लगता है। मतलब किसमें? उत्तर में हेडिंग देते हैं कि प्रश्न? कौन सा नहीं, हेडिंग? उत्तर में जैसा कि अभी व्यक्तिगत आवेदन में मेरे आत्म सुधार के लिए मैं कैसा लागू करूंगा, तो ये भी आता ना उसके अंदर। ऐसा अरे दो तो फिर दो आएगा सिद्धांत, ना। नहीं नहीं नहीं, 2 सिद्धांत आएगा ना पूर्व, तो 2 के लिए ये आएगा। उसके बाद में कि व्यापक रूप से समाज के साथ सिद्धांत आधुनिक जगत में कैसे सम्मिलित हो, इसका भी आएगा। वो 2 सिद्धांत में आएगा। ऐसा कुल मिला के लगभग तो 100-150 तो यही होता है पूर्व जी। हाँ तो फिर आप कुछ दिमाग लगाइए ना, सिंपल। ए टाइटल ए दीजिए, बी दीजिए और फिर नीचे ए बी डालते चलिए। नहीं वो लेकिन हाँ, चेक करने वाले को तो समझना चाहिए ना मुझे किसका आंसर दे रहा क्या है। क्यों नहीं समझेगा? अरे आराम से समझेगा। ये बात थोड़ी ना है। हाँ, तो इस प्रकार से लिखिए कि बार बार वो हेडिंग्स रिपीट ना करनी पड़े आपको। हाँ, कई नहीं प्रकार से लेकिन वो किया जाता है, हेडिंग्स जो है कैसे उसको रिपीट करना नहीं है, इसके कई प्रकार से लिखते हैं लोग। टेबल बना देते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, ऊपर वाले इसमें सब आ जाएगा हेडिंग में एक ही। या ऐसे कुछ कर देते हैं कि उसको ए बी ऐसे दे देते हैं टाइटल, और फिर उसके नीचे सब वो जो पहले आपने शॉर्ट फॉर्म किया है वही यूज होगा, फिर और कुछ नहीं यूज होगा, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, वो ये अगले अगले बार अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी बार इसको छोड़ दो। ये तो टाइम है ना। नहीं नहीं ठीक है, मैं वही बोला कि आप 800 600 से 800 बोला है ना, तो यहाँ तक कि 850, 870, 880 भी कोई बोलेगा नहीं आपको कुछ, ठीक है चल जाएगा। जहां वो 900, 950, 1000 के आसपास जाने लगा तो फिर परेशानी। अब क्या इतने शब्द जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा, लाइक तो 40-50 वर्ड, 60 वर्ड्स तक मैंने तो बोला ना, कोई इश्यू नहीं है, नो प्रॉब्लम, चलेगा ऐसे। ठीक है, थैंक यू और भाई। उसमें भी वर्ड्स ज्यादा बढ़ा दिया आपने तो उसमें कुछ एक हद तक ही मार्क्स जाएंगे, बहुत ज्यादा मार्क्स थोड़ी ना जाएंगे। हाँ, जो वर्ड्स की लिमिट ज्यादा हो गई करके कुछ मार्क्स कट होंगे, ऐसा नहीं कि आप उसमें इतने मार्क्स चले गए कि ये नहीं है बात। Like,
ठीक है, 2 मार्क्स जाएंगे, 2 मार्क्स वगैरह कट हो जाएंगे, बस इस प्रकार से। ठीक है, दो मतलब देखिए, दो मतलब मैं कितने में से 2 बोल रहा हूँ ये जानिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इन जनरल आप वर्ड्स बढ़ने मत देना, क्योंकि वो अगर आप अच्छा भी कुछ लिखते हो तो उसका इंप्रेशन खराब कर देता है, अगर किसी ने वर्ड्स बढ़ने दिए। तो सिंपल भी लिखा तो चलेगा, लेकिन विद इन वर्ड्स रखना चाहिए, ये स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। जहां वर्ड्स बढ़ गए, बहुत दिख रहा है 900 950 वर्ड्स, तो तुरंत परीक्षक का मन जो है विचलित हो जाता है कि क्यों इतना लिखा। तो थोड़ा कम कर दीजिए, सिंपल लिखा तो चलेगा, लेकिन शब्द मर्यादा जो है उसका पालन करना चाहिए, ये बढ़िया है। जहां 800 से मतलब 900 से ज्यादा शब्द दिखने लगे तो तुरंत वो अफेक्ट करता है पूरे ही आपके राइटिंग के ऊपर। ठीक है, ओके, चलेगा। हिमवत गोपाल प्रभु, क्या है प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो, जैसे कि इस बार के पेपर में आया था कि शीत और गर्म युद्ध पुरुषों में कैसे होता है, वो समझ में नहीं आता ज्यादा, थोड़ा सॉफ्ट भाषा कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ है? नहीं, आप इन प्रश्नों को तात्पर्य में ढूंढ के उत्तर निकालते हो कि नहीं निकालते हो? निकालते हैं प्रभु जी। हाँ, तो तकलीफ होता है कैसा, कुछ नहीं, तो वही बोल रहा हूँ ना, तात्पर्य जो है, उन तात्पर्यों में अगर आपको ये पहले से प्रश्न ढूंढ के निकालने हैं तो फिर तो ठीक है ना। देखिए वो क्या किया है, उसको अनुवादित किया है अंग्रेजी से हिंदी में, तो स्वाभाविक है कि वो हिंदी शब्द है, तो थोड़े बहुत जो भी जिस प्रकार से हिंदी शब्द प्रयुक्त हुए हैं तो वो उसके अनुसार ही रहेगा। या हो सकता है एक आध शब्द प्रपद के तात्पर्य से थोड़ा सा भिन्न हो, हिंदी से उर्दू वाला वगैरह आ जाए वगैरह। तो पूछ लेना, कभी अपने मित्रों से पूछ लेना, वो समझ जाएंगे कि ये कहाँ से है, कहाँ से, इस प्रकार से। और मेरे विचार से प्रभु, हम लोग तो ऑलरेडी वो प्रश्न के साथ साथ उसके श्लोक का नंबर भी देते हैं ना। हाँ पूरी बराबर है, हम श्लोक प्रश्न के साथ साथ श्लोक नंबर भी देते हैं, और मोस्टली वही वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में जो तात्पर्य के तात्पर्य में लिखा है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है हिमवत गोपाल प्रभु? आपको अगर श्लोक नंबर तक दे दिया कि इसके तात्पर्य में उत्तर है, तो आपको क्या परेशानी है? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि वो कई जगह पे नहीं मिलता है, ऐसा होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम। नहीं, फिर आपको पता होना चाहिए ना, क्लास में और भी 50 स्टूडेंट है, आप अकेले नहीं है, पूछिए ना लोगों को, अन्य भक्तों को पूछिए जिनको समझ रहा है उनको। प्रभु जी, मुझे ये प्रश्न ही नहीं समझा, आप मुझे थोड़ा प्रश्न समझाएंगे क्या, ऐसे पूछिए ना। ठीक है प्रभु जी, चलिए। ठीक है, सुंदर केशव प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये पूछ रहा था, जैसे जो फोर्थ यूनिट का जो प्रश्न था, तो उसका एग्जैक्टली मतलब किस तरीके से, उसमें 2 बिंदु लिखना है, 2 सिद्धांत लिखना है, द सेम टाइम ए और बी में लिखना है, तो एक अपना प्रैक्टिकल लाइफ से, एक समाज के जो आपको जो समझाए वो लिखिए। मैंने इस पे इतना समय दे दिया ना एक्सप्लेनेशन में, मैं 1 मिनट देना नहीं चाहता अभी, इसके 1 मिनट भी नहीं देना चाहता। आपको जो समझता है लिखिए, आप फेल हो गए तो फिर से आपको समझ जाएगा कि अरे ये गलत हो गया। दूसरा प्रश्न कर सकता हूँ मुझे? बोलिए। तो जी हम एक निवेदन करना चाहते थे कि एक्चुअली संडे को जो एग्जाम होता है ना 11 बजे,
यदि सब भक्तों को यदि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो यदि उस समय को थोड़ा सा ऊपर नीचे यदि कर सकें तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे मंदिर की जो बड़े जो प्रोग्राम होते हैं वो 11 से 12:30 के बीच में ही होते हैं एवरी संडे सुबह में। तो यदि 1 आध घंटे 1.5 घंटे या तो वो नीचे कर सकें या फिर उसके बाद कर सकें, सपोज डेट 12 से 1:30 या फिर 9 से 10 11:30 तक भी चलेगा। तो यदि ऐसा कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। अब भक्तों को पूछ सकते हैं यदि या आप मैनेजमेंट में भक्तों के बीच में मतलब कोई किसी को दिक्कत नहीं है तो आपका क्या प्रस्ताव है? तो मुझे मतलब हमारे मंदिर की जो सेवाओं को मैनेज करने, क्योंकि हम हर संडे को जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तो फिर उसमें हम लोग वो प्रॉपरली उनको मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो एग्जाम होता है तो उसका पूरा प्रिपरेशन 2 दिन से रहता है। मैं तो सिर्फ प्रस्ताव पूछ रहा हूँ। मेरा प्रस्ताव ये ऐसा था कि या तो सुबह 9 से लेकर के 10:30 तक हो जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा, या फिर 12 से लेकर के 1:30 बजे तक हो जाए, 1.5 घंटे। ठीक है विजय केशव प्रभु, 12 से 1:30 वाला ये ऑप्शन पूछ लीजिए। 9 से 10:30 तो संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे भागवतम आदि होता है, मंदिरों के प्रोग्राम होते हैं कई सारे, तो उसमें तो होगा नहीं। लेकिन 12 से 1:30 अगर किसी को ज्यादा आपत्ति नहीं है, अन्य भक्तों को भी अगर लगता है कि ये ठीक है, तो केवल प्रभु जी के लिए करके नहीं, हो सकता है बाकी भी अन्य कोई भक्त चाहते हो तो एक बार आप पूछ लेना 12 से 1:30 जो है कितने भक्त चाहते हैं कि इस टाइमिंग स्लॉट में हम लोग रविवार के दिन परीक्षा शिफ्ट करें। तो अगर मेजॉरिटी उसके लिए हाँ बोलते हैं तो शिफ्ट करेंगे, नहीं तो फिर वही रखेंगे। और फिर आप जो है सुंदर केशव प्रभु री एग्जाम में उसको अपीयर होइए, या तो फिर आप एडजस्ट करके अपीयर होइए। आपको एक दूसरा अवसर भी मिलेगा ये री एग्जाम में, वो अलग टाइमिंग को होगा, वो संडे वाली टाइमिंग को नहीं होगा, तो फिर तब आप अपीयर कर लेना। हाँ वही हुआ, वो 3rd यूनिट का मैंने वैसे किया था, पर वो क्या री एग्जाम में चले जाने से फिर ओवरबर्डन हो जाता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चीजें प्रॉपरली मैनेज होती हैं, कंटिन्यू चली जाए तो क्या है कि फिर हेक्टिक नहीं होगा। हाँ तो देखते हैं, अगर लोकतंत्र के अनुसार आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो ठीक है, अगर ज्यादातर भक्त बोलते हैं कि नहीं हम लोगों को 11 से 12:30 ही ठीक है, तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, जैसा भी है, मतलब ऐसा नहीं कि 12 से ही, भक्तों को हो सकता है किसी को 1 बजे से भी प्रेफर हो रहा होगा या 12:30 से, तो आधे घंटा ऊपर नीचे जो भी है वो तो चलेगा। ठीक है विजय केशव प्रभु, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप देखिए कैसे करना है। हाँ यस तो मैं पूछ ले रहा हूँ। आप ग्रुप में डालिए इसको और देखिए, हाँ, पूछिए। यस भैया। और किसी को कुछ पूछना है? क्लोज बुक ओपन बुक इसके बारे में किसी को कुछ क्वेरी है और पूछिए, खास करके ओपन बुक। हाँ तो ये थोड़ा सा हमसे एक वो हो गया है, आज हमारा जो ओपन बुक का एग्जाम था उसका भी हम आज जमा करेंगे, उसका थोड़ा हम डिले हो गया, तो क्षमा चाहते हैं। मुझे पता नहीं कितना नंबर कटेंगे, क्या है, बहुत हैक्टिक शेड्यूल था, तो उसके कारण डिले के कारण कोई नंबर नहीं कटते, बस आपको थोड़ा अलग प्रसाद मिल जाएगा नहीं, लेकिन नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल, उसके लिए डिले तैयार होने से। वो बात नहीं है, ठीक है टाइम पे दे दीजिए, क्या है आप सारा ये सरल हो जाता है फिर, नहीं तो फिर किसी कुछ लोगों के पेपर्स की वजह से रुकना पड़ता है, वो फिर चेकिंग करने वाले को तुरंत भेज नहीं सकते, जब सबका आएगा तभी भेजेंगे, तो फिर वो सब सारी चीजें परेशानी हो जाती है। ठीक है तो प्रयास कीजिए, हम लोग समझते कभी किसको कठिनाई होती होगी, नो प्रॉब्लम, बट जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए। विजय केशव प्रभु बोलिए। तो जी मैं एक पूछ रहा था कि जब पिछली बार अपनी चर्चा हुई थी कि आप डिसीजन आज लेंगे बोल के, जो ओबीए क्वेश्चन है ना, वो एक की बजाय अगर 2 देंगे तो उसमें से एक सेलेक्ट करके कोई लिख सकता है, अगर जिसको समझता नहीं हो दूसरा ऑप्शन हो सकता है। नो प्रॉब्लम, मैं दूंगा 2, लेकिन मुझे एक बार मैं 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, तो मुझे फिर 1 मिनट के लिए भी कुछ पूछना नहीं है उसके ऊपर, ठीक है? ठीक है भाई। मैं एक बार वो एक्सप्लेन कर दिया ना दोनों प्रश्न, तो उसके ऊपर मुझे ना पिंग करना है ना मुझे चैट में पूछना है, जो पूछना है वो एक्सप्लेनेशन के वक्त ही पूछिए,
क्योंकि अगर मैं 2 प्रश्न दूंगा और 2 प्रश्नों पे किसी को और बाद में मुझे पूछने लगेंगे तो मेरी तो जिंदगी क्या बनेगी। आप समझ रहे हैं ना, एक प्रश्न में ही मेरे को, एक प्रश्न पे ही मेरे को कितना लोग पूछते रहते हैं। हालांकि उसी वक्त मैंने कितना आधा घंटा एक्सप्लेन किया होगा क्वेश्चन। आप लोगों को ये भी बात बताना चाहता हूँ मैं, कोई भी भक्ति वैभव क्लास में कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करता है ओबीए का, वो सिर्फ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओबीए का क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की सिस्टम नहीं है। आप जाओ इंग्लिश बैच में देखो, कोई एक्सप्लेन करता है क्या ओबीए के क्वेश्चन। मैं केवल आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि ठीक है भाई, गलती हो गई समझने में ही तो पूरा ही बेचारा फेल हो जाएगा 100%। तो ऐसे करके मेरी ओर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रश्न ठीक से समझा रहा हूँ। तो इस बात को भी आप जानिए, नहीं तो ओबीए समझाने का विधि नहीं है, कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है ओबीए कोर्स, मतलब हमारे कोर्स में कि मैं ओपन बुक आपको हर ओपन बुक समझाऊं क्या लिखना है करके उसमें। ये तो मेरी ओर से मैं सहायता कर रहा हूँ आप लोगों को, गलती ना होवे कर। ठीक है, मेरा मन करे तो मैं कल को कोई प्रश्न एक्सप्लेन भी ना करूं, मैं बोल दूंगा कि नहीं ये सरल है, स्पष्ट है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख लेना जो आपको समझा है उसके आगे। ठीक, तो अगर आप लोगों को एक से ज्यादा चयन विकल्प चाहिए, 2 प्रश्न है उसमें से एक आप चूज करके लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। हम लोग जहां संभव है यथासंभव 2 प्रश्न भी दे दूंगा और 2 में से एक कोई तो लिखना है इस प्रकार से। लेकिन फिर दोनों प्रश्न एक बार आपको बता दिए तो फिर मुझे बिल्कुल मत पूछना किसी भी प्रश्न के बारे में कि क्या ये मैं जो सोच रहा हूँ सही है, ये मैंने सोचा वो सही है, और क्या 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 ये सब। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो प्रयास करते हैं 2 प्रश्न देने का ट्राई करूंगा मैं हर बार जितना चलेगा। संभव हो। कोई यूनिट को हो सकता है एक ही दे दूं, बट ज्यादातर प्रयास करेंगे कि 2 प्रश्न देंगे, 2 में से जिसको जो अच्छा लगे वो लिख के दे दीजिए। चलेगा। हरि बोल। हरि बोल। अन्य कोई प्रश्न है? ठीक है, तो देखिए ओपन बुक में मेरे कुछ फीडबैक है आप लोगों को, तो थोड़ा सा आप ये सब चीजें नोट कीजिए अच्छे से। देखिए इंडिविजुअल फीडबैक तो आएंगे ही आपको आपके रिजल्ट में। हर एक को क्या सुधार करना है करके 2-3 पॉइंट्स लिखे गए हैं। आप जब जिसको जितने भी मार्क्स मिले, खास करके सुधार के लिए 2-3 पॉइंट्स लिखे, 2 पॉइंट्स किसी को 1 किसी को 3 इस प्रकार से लिखे। लेकिन मैं जनरल कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहली चीज, आप में से कितने सारे भक्तों ने प्रमाण ही नहीं दिए हैं शास्त्र के, रेफरेंसेस क्यों नहीं दिए हैं आपने, मुझे समझ नहीं रहा। देखिए अभी जो प्रश्न था कि क्या भागवत के वो पहले स्कंद के पहले 2 अध्याय के आधार पे वक्ता और श्रोता की पात्रताएं बताइए, पहला प्रश्न। तो उसमें आप कहते हो जैसे मानिए क्या अनघ, तो वो अनघ कहाँ पे आया है श्लोक में, कौन से श्लोक में वो प्रमाण के रूप में आया है, ये कोई लिखे ही नहीं है। बहुत सारे भक्त तो ये अनघ करके कहाँ पे उसे श्लोक में आया, या प्रभुपाद जी के तात्पर्य से कौन सी लाइन बोल रहे हैं आप, तो वो कौन सा तात्पर्य है। तो प्रश्न में भले ही पूछा जाए कि इस सेक्शन के आधार पर, अरे लेकिन भाई वो सेक्शन तो बड़ा है ना, उस सेक्शन में आपको प्रमाण लिखना पड़ेगा ना। अनघ कहाँ पे आया, आख्यातानी अपि अधितानी कहाँ पे आया, या फिर जो भी शुश्रूषो कहाँ पे आया, तो ये सारी चीजों का ना प्रमाण देना होता है। जैसे ही आप लिखते हो ना आख्यातानी अपि अधितानी, तुरंत पीछे ब्रैकेट में लिख दीजिए वहां पर क्या श्लोक का नंबर है कि जहां पे ये शब्द प्रयुक्त हो। तात्पर्य की कोई लाइन आपने लिख दी तो तात्पर्य कौन सा है, वो कौन से श्लोक का तात्पर्य है, वो क्या आपने परीक्षक को ढूंढने के लिए लगा दिया क्या, आप भाई ढूंढ लो करके। तो कोई भी सेक्शन हो उस सेक्शन में प्रमाण लिखने होते हैं। कितने सारे भक्त हैं कि जो ये प्रमाण न लिखने की वजह से उनके मार्क्स कटे। प्रमाण लिखना ही पड़ेगा आपको, प्रमाण नहीं लिखोगे आप तो फिर कहाँ से लिख रहे हो, अनब कहाँ है, आख्यातानी अपि अधितानी कहाँ है, या फिर स्निग्ध कहाँ है, ये सब जो है ना प्रमाण लिखने पड़ेंगे। जैसे ही वो संस्कृत वर्ड लिख दिया ना,
उसके सामने ब्रैकेट में प्रमाण लिख दीजिए, या फिर अन्य अन्य बहुत सारे प्रकार से प्रमाण लिखे जाते हैं। वो आपने जो संस्कृत शब्द लिखा है उसके ऊपर फुटनोट डाल दीजिए, एक नंबर लिख दीजिए, नीचे एक का प्रमाण बता दीजिए। जैसे आपने देखा होगा तो स्कॉलरली राइटिंग्स में ऐसे किया जाता है, जैसे उस शब्द के ऊपर के कोने में एक लिख दिया और फिर नीचे जाके एक मतलब क्या, कौन सा प्रमाण, ऐसे भी कर सकते हो। ये सिंपल बात है ना। वहां पे एक ब्रैकेट में लिख दीजिए कौन से श्लोक से है ये, कौन से तात्पर्य से है। लिख दीजिए 1.2.15 तात्पर्य, ऐसे तात्पर्य लिखना है तो ता लिख दीजिए, ठीक है। या श्लोक जो है उसका नंबर लिख दीजिए 1.2.4। अगर वो श्लोक से है तो श्लोक का नंबर लिखिए, अगर वो तात्पर्य है तात्पर्य का नंबर लिखिए। ऐसा है कि भाई कुछ ओबीए क्वेश्चंस के आंसर ऐसे लिखे गए कि पूरे इसमें एक भी प्रमाण नहीं, सिर्फ शब्द लिख दिए, प्रमाण एक भी नहीं डाला। तो देखिए फिर इसमें आपके मार्क्स चले जाएंगे। प्रमाण नहीं लिखोगे आप तो फिर क्या, वो कहाँ से लिखा है, उसका क्या संदर्भ है, कुछ समझ नहीं रहे। ठीक है, तो ये मेरा फीडबैक बहुत सारे भक्तों के लिए है। मैं कहूंगा करीब करीब 50% भक्तों के लिए ये मेरा फीडबैक है कि आपको प्रमाण लिखना पड़ेगा। भले ही वहां पे प्रश्न में लिखा है ये सेक्शन के आधार पर, लेकिन वो तो प्रश्न है ना, वो आपका उत्तर नहीं है। उत्तर में आपको प्रमाण लिखना है फिर से उसी सेक्शन में, कौन सा शब्द कौन से श्लोक में आता है, कौन से इससे आता है, ये प्रमाण लिखना ही पड़ेंगे आप। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे लिखा जाता है, प्रमाण लिखे जाते हैं उसमें। बगैर प्रमाण का कोई भी ओबीए ऐसा लिखा नहीं। ठीक है, देखिए दूसरी चीज, जो प्रश्न पूछा है और उसमें जो सेक्शन दिया है ना, उसके ही आधार पे प्रश्न का उत्तर लिखिए। अभी वहां पे सेक्शन लिखा था कि क्या भागवत का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय 1.2.5 to 8, या 1.1.5 to 8, जो भी वो सेक्शन है, आख्यातानी अभ्याधितानी, या फिर भागवत में वो जो दूसरा प्रश्न है कि भागवत के इस सेक्शन के आधार पर नारद व्यास संवाद के सेक्शन के आधार पे आप लिखिए करके, तो वहां से ही रेफरेंसेस देने हैं। मूलतः प्रमुख आपके रेफरेंसेस वहां से ही आने चाहिए। अभी श्रोता और वक्ता की पात्रताएं क्या है मैं बताऊं आपको। भक्तों ने लिखी है 11वें स्कंद से, चैतन्य चरितामृत से, भगवद गीता से, तद्विद्धि प्रणिपातेन। ये किसने पूछा है आपको? भगवद गीता कहाँ से आया यहाँ पर? अरे जो वो सेक्शन में पूछा है उसके आधार पे लिखना है ना आपको। तो आप 11वां स्कंद, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, ये कहाँ जा रहे हो आप लोग? उस सेक्शन के आधार पे लिखना था जो वहां पे प्रश्न में पूछा गया है। हाँ? तो ये आपका जनरल नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है ये ओबीए, ये आपके उस प्रश्न की समझ, और उस सेक्शन की समझ टेस्ट कर रहा है। तो इसलिए उत्तर जो है, मैंने कई बार कहा कि प्रश्न बहुत केयरफुली पढ़ के लिखना चाहिए, नहीं तो कहीं पे भटक जाओगे, आप इधर उधर लिख दोगे प्रश्नों। ये जनरल लिखना ही नहीं था। एटलीस्ट 5-6 भक्त है, उन्होंने जनरल चीजें लिखी। एक भक्त को जो वक्ता है उसके प्रति बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, वक्ता के साथ उसका परस्पर संबंध होना चाहिए, क्या 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 चीजें लिखी है जिसका ज्यादा कुछ संबंध नहीं है ये चर्चा के। तो मुद्दा क्या है, जो पूछा है, जिस सेक्शन पे पूछा है उस पे लिखिए। आप इधर उधर की बातें लिखोगे तो हो सकता है आप बहुत अच्छा लिख के भी फेल भी हो जाओगे, क्योंकि आपने जहां से लिखना था वो नहीं लिखा। तो अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन लिख दी, लेकिन जो सेक्शन पे लिखनी थी वो ही लिखा नहीं, तो क्या फायदा फिर उसका? वो प्रश्न का उत्तर गलत हो गया ना। तो इसलिए ये बात को जानिए, इधर उधर से बातें मत लिखिए, जो सेक्शन पे बोला है उसी सेक्शन के आधार पर लिखना है। ठीक है, ये बात है। रेफरेंसेस भी वही से लिखिए। अभी वहां से लेके फिर आपने एडिशनली कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, चैतन्य चरितामृत वगैरह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, फिर ठीक है एडिशनली। लेकिन ऐसा इतना एडिशनल लिखने के लिए आपके पास शब्द संख्या ही नहीं होती है।
तो इसलिए ये इधर उधर का लिखने के मोह में मत पड़िए बिल्कुल। जितना पूछा है ना उतना लिखिए। मैं बता रहा हूँ आप में से कुछ लोगों को 78-80 तक मार्क्स मिले हैं और बहुत अच्छा लिखा है ओबीए। यूजुअली मैं चेक करता हूँ तो किसी को इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ भक्तों ने इतने अच्छे लिखे हैं ओबीए, परफेक्ट एकदम 78-80 तक मार्क्स मिले उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पूछा उतना लिखा है और उसी सेक्शन से लिखा है जहां पे वो सेक्शन प्रश्नोत्तर में पूछा गया है। तो ऐसे आप लिखोगे परफेक्ट तो फिर क्या प्रॉब्लम है? 6-7 क्वालिफिकेशन वक्ता की, 6-7 क्वालिफिकेशन श्रोता की, 6-7 चुनौतियां और उसके सॉल्यूशन, ऐसा जिसने बढ़िया से लिखा है उस सेक्शन के आधार पे, ऐसे भक्त को तो 70-75 से ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे वो भी। और मैं कहूंगा कि 75 के आगे किसी को मिल रहा है तो काफी अच्छा लिखा है उसको, कहूंगा दैट इज मतलब काफी स्टैंडर्ड ओबीए लिख दिया है। ये बात है। और 60 का पासिंग है ओबीए में, तो 60 मार्क्स जिसको भी है वो पास है। थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स इधर उधर है तो भी हमने पास कर दिया है उसको, नो प्रॉब्लम। लेकिन ओबीए के लिए 60 की पासिंग है, सीबीए के लिए 65, ओबीए के लिए 60। हाँ, ये बात। तो देखिए 60 से 65 मतलब एवरेज है, 65 से 75 मतलब अच्छा लिखा है, और 75 के आगे यानी काफी अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे से। तो ये बात है। तो अगर आपको ऐसे इतने अच्छे अंक प्राप्त करने हैं ना, तो फिर उसी सेक्शन पे लिखिए, एकदम केयरफुली वो सेक्शन एनालाइज करके अच्छे से उसी के आधार पर रेफरेंसेस देके जब लिखोगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आप जो है फिर मार्क्स कट जाएंगे बहुत सारे। ये बात है, ठीक है। और क्या है उदाहरण? हाँ, देखिए कई सारे भक्तों ने चुनौतियां जो है वो लिखी नहीं है ज्यादा। मैंने देखा कि जो पहला श्रोता वक्ता, तो उसमें पात्रताएं तो लिख दी बट चुनौतियां नहीं लिखी है, तो फिर उसमें भी मार्क्स कट गए। क्योंकि उसमें तो 4 सेक्शन है ना, श्रोता की पात्रताएं, वक्ता की पात्रताएं, और फिर चुनौतियां, और फिर समाधान। ऐसे 4 सेक्शन, तो चारों सेक्शन के लिए मार्क्स रहेंगे। आपने अगर चुनौतियां लिखी ही नहीं, समाधान लिखे ही नहीं, तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, स्वाभाविक है ना। तो भले ही 10-10 श्रोता की पात्रताएं लिख दी हो, वक्ता की पात्रताएं, लेकिन चुनौतियां लिखी नहीं कुछ भी, तो वो सेक्शन के पूरे मार्क्स जो है कट गए। तो इस प्रकार से ये बात है, ठीक है। और क्या है? हाँ, कुछ कुछ भक्तों ने देखिए, अगर पात्रताओं की बात हो रही है तो अच्छा रहता था कि मुद्दों के अनुसार लिखते थे हम, पॉइंट वाइज एकदम एक एक बिंदु लिखते थे तो अच्छा रहता था ना। कुछ कुछ भक्तों ने ऐसे उसको एक पैराग्राफ की तरह लिख दिया। तो ठीक है, उसमें तो कोई मार्क्स काटे नहीं आपके, लेकिन पात्रताएं हैं तो फिर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर वाइज होना चाहिए, अच्छा है वो। बाकी कुछ अन्य अन्य प्रकार से प्रश्न पूछते थे, कि आपको क्या लगता है कि इसकी समाज में इसका क्या एप्लीकेशन है, तो वहां पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक लिखिए। लेकिन जहां पे पात्रता आ गई, क्वालिफिकेशन आ गई, वो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मुद्दों में लिखना चाहिए। वो सबसे बढ़िया जो है शैली है लिखने की, जहां पे भी ऐसा पूछा जाए ऐसे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने, भक्तों ने मराठी भाषा में ओबीए दे दिया है, तो मुझे ये क्यों समझा नहीं कि मराठी भाषा में क्यों दिया है। ये तो मैंने कोई किसी को ऐसी अनुमति नहीं दी थी मराठी भाषा में निबंध लिखने की। तो जो भी मराठी में लिखे हैं उनको फिर से उसको लिखना पड़ेगा हिंदी भाषा में। हमने हिंदी भाषा में सारे के सारे ओबीए जो है वो चेक करने के लिए मतलब स्वीकार किए हैं। तो आपको हिंदी भाषा में ही लिखना पड़ेगा, मराठी भाषा यहाँ पे नहीं चलेगी। मतलब ये कोर्स हिंदी भाषा का है, इसलिए मराठी भक्ति वैभव रहेगा तो उसमें लिखिए मराठी में, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये तो हिंदी भाषा का कोर्स है, तो इसके इसके लिए इसको हिंदी भाषा में ही, ठीक है। हाँ, ओके। कुछ भक्तों ने स्कैन जो है वो थोड़ा ठीक से नहीं किया था। स्कैन में ऐसे हो गया जैसे लग रहा है कि
स्कैन या जो भी मैं सॉफ्ट कॉपी है, कभी कुछ स्कैन है, अर्थात उससे कुछ मार्क कटे नहीं है। हमने थोड़ा प्रयास लेके फिर से पूछा कि इनका ओरिजिनल फाइल जो आया है वो कैसे आया है, और फिर उसको लेके फिर से जहां पेपर था वो वहां से फिर से अच्छे से चेक करके मार्क्स दे दिए। लेकिन अगर आप स्कैन्ड कॉपी भेज रहे हैं, जो दूर से भेज रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन से वगैरह, तो कृपया उसको बहुत अच्छे से ढंग से स्कैन करके भेजिए। हाँ, अगर आपका कोई एक आध पेज मिसिंग हो, उसमें चला गया हो, तो फिर परेशानी होगी, क्योंकि फिर वो उत्तर पूरा दिखेगा नहीं, उसके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। हाँ, तो कुछ कुछ ऐसे भी थे कि जिनका कुछ एक दो पेजेस ही गायब थे। हाँ, उत्तर में से डायरेक्ट दिख रहा था वहां पे कि एक दो पेजेस जो है वो गायब है करके। फिर से उसको फिर बीवीआरबी के डेटाबेस में जाके हमें चेक करना पड़ा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो कभी कभार ऐसे है कि वहां पे उस डेटाबेस में भी वो पेजेस आए ही नहीं है, मतलब जो भेजे गए उसने ही भेजे नहीं है वो। तो फिर ऐसे केस में उनके जो बीए का चेकिंग है वो थोड़ा होल्ड करके रखा है, क्योंकि उसमें कुछ पेजेस ही मिसिंग है, तो फिर कैसे उसको चेक करेंगे। तो वो भी आपको बताया जाएगा जिसका वैसा है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, ये जो मैं कहना चाहता था। हाँ। और हर एक को शब्द संख्या जो है लिखनी चाहिए। हाँ, जो हस्तलिखित है, हैंड रिटन भी क्यों ना कोई प्रश्न का उत्तर लिखे हो, उनको भी कुछ एक अनुमान से शब्द संख्या लिखना अनिवार्य है। आप शब्द संख्या लिखोगे नहीं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि आपने कई ज्यादा शब्द प्रयुक्त किए होंगे, इसलिए आपने संख्या लिखी नहीं। तो ऐसा संदेह आने लगता है, तो इसलिए आप जो है शब्द संख्या लिखिए। अगर कोई कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो सीधा सीधा शब्द संख्या दे देगा। लेकिन मानिए कोई हस्तलिखित रूप में भी दे रहा है, तो आप एक अंदाज से कितनी लाइंस बनी है, कितने शब्द एक लाइन में है, इस हिसाब से अनुमान के रूप में तो थोड़ी शब्द संख्या लिख दीजिए। हाँ, ऐसे मत करना कि शब्द संख्या ही लिखी नहीं। हाँ, और फिर वो परीक्षक को देखना पड़ रहा है कितने शब्द होंगे इसमें, एक अनुमान के आधार पर। तो इसलिए ये जरूरी है कि शब्द संख्या जो है उसको वहां पे लिख दीजिए, प्रारंभ में ही आपका नाम और आपकी जो शब्द संख्या है वो जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रमुख कुछ इनपुट्स जो है मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप में से जो भी कोई इसको पहले से पालन कर रहा है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से कोई इसको पालन नहीं कर रहा है, तो कृपया यहाँ से आगे सारे ओबीए में इसका पालन कीजिए। प्रमाण जो है उसको अच्छे से कोट करना है, प्रमाण देना है, जो पूछा है उसी के आधार पे उत्तर देना है, यहाँ वहां की बातें बिल्कुल नहीं लिखनी है। हाँ, ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी है, इसको याद रखिए। तो फिर आपको ओपन बुक में बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कई भक्तों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, कई भक्त फेल भी हो गए, दोनों प्रकार से है। हाँ, तो इसलिए इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे, तो फिर आप जो है आराम से ये सारा ओबीए आदि वगैरह कर पाओगे। तो देखिए, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे, जो बताया है उसको अच्छे से पालन करके लिखोगे वगैरह, तो कोई परेशानी नहीं, कुछ कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर आप अंत में एक दो दिनों में लिखना चाहोगे और फिर तब आपको स्टैंडर्ड्स याद नहीं रहेंगे, कुछ तो ऐसे ही इधर उधर का लिख दिया, तो फिर परेशानी होती है। तो इसलिए एकदम शुरुआत से प्रारंभ कर दीजिए लिखना। देखना, कम से कम एटलीस्ट वो आइडिया कि क्या इसमें पूछा गया है, बोला गया है, उसका एक आइडिया, पॉइंट्स जो है उसके लिख के नोट कर देना, ये सब चीजें जरूरी है। हाँ? आप लास्ट के 2 दिनों में ओबीए लेके बैठ गए तो फिर पीड़ा हो गया, नहीं होगा आपसे, और फिर आपसे प्रमाण छूट जाएंगे या फिर कुछ कुछ चीजें छूट जाएंगी, ये सब चीजें है। हाँ? तो परिचय, देखिए ये शैली भी कुछ भक्तों ने अच्छे से उपयोग किया उसका। कि परिचय और फिर बीच में पूरा जो मुख्य विषय और अंत में निष्कर्ष। तो ये जो मैंने शुरुआत में बताया था, कुछ भक्तों ने पालन किया, कुछ ने नहीं किया। ठीक है, मैंने तो मार्क्स काटे नहीं आपके कि परिचय नहीं लिखा, निष्कर्ष नहीं लिखा, लेकिन एक अच्छी शैली है वो।
हाँ, तो जिन्होंने भी वो वैसे लिखा है तो बढ़िया अच्छा दिखता है वो कि हाँ बहुत अच्छे से पहले टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, मुख्य विषय लिख दिया, फिर कंक्लूजन में बढ़िया से उसका निष्कर्ष दे दिया। हाँ, जो भी बढ़िया लिखे हैं उन सब में ये शैली दिखती है एकदम क्लियर, बहुत अच्छे से। हाँ, बाकी जो है भक्त उन्होंने अपना डायरेक्टली लिख दिया है कुछ, ठीक है, पात्रताएं लिख दी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुख्य विषय जहां तक आप लिख रहे हो तो आपके कुछ मार्क्स, मतलब मार्क्स जो है वो तो काटे नहीं है, लेकिन ये बाकी भी चीजें जो है अच्छे से लिखिए। ये पूरा ही एफर्ट, प्रयास जो है ना प्रभु आप लोगों को अच्छे से सिखाने के लिए कि कैसे लिखे जाते हैं अच्छे निबंध जो है, अच्छा राइटअप कैसे लिखा जाता है, ये सिखाने के लिए चल रहा है। हाँ, तो उसको एक सीखने के भाव से लीजिए, ऐसे मत लीजिए इसको कि क्या है ये करना पड़ रहा है, क्या करे, सर्टिफिकेट चाहिए तो करना पड़ेगा वगैरह, नहीं। इससे आपकी समझ बढ़ेगी, आपके राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगे, आप सबके सब जो है बढ़िया लेखन शैली जो है आपकी बहुत इससे सुधार हो जाएगा लेखन शैली। तो इस प्रकार से इसको लीजिए ना, थोड़ा हम लोग गहराई से सोचेंगे, गहराई से कैसे जीवन में इसको उतारना है इसके बारे में विचार करके अच्छे से लिखिए, ऐसी बात है। तो ओपन बुक आदि वगैरह ये सब चीजें जो है जल्दी जल्दी में नहीं लिखनी चाहिए। जल्दी जल्दी में लिखोगे तो उसकी क्वालिटी नहीं रहती कुछ, फिर आप किसी और से मांगोगे, बोलोगे आपका दीजिए प्रभु जी, आपका दीजिए माता जी, हम लोग कुछ देख के लिखेंगे आपका, ये वो ऐसे वैसे। तो ना ओबीए ना क्लोज बुक एग्जाम किसी कोई भी एक दूसरे के साथ शेयर मत कीजिए प्लीज, मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज को। अगर हम लोगों को ऐसा दिखता है कि किसी ने दूसरे का ओबीए पूरा पूरा एज इट इज कॉपी किया है वगैरह, तो फिर हम लोग उसको बोल भी देंगे कि आप फिर से लिखिए। तो अपना अपना लिखना है इसमें, आपको प्रश्न की चर्चा करनी है आप बिल्कुल कीजिए, एक दूसरे से क्लोज्ड बुक की चर्चा कीजिए, ओपन बुक की कीजिए, लेकिन लिखते वक्त आप अपना स्वयं लिखिए। ये बात है, भक्ति वैभव के लेवल पे ये कॉपी करना, एक दूसरे का देख के लिखना, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए अपना अपना लिखिए, पहले चर्चा कर लीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए अपने, और फिर खुद लिखने को बैठ जाइए, अच्छे से लिखिए कर। ये एक्सपेक्टेड है भक्ति वैभव के लेवल। जहां हमको दो एसेस एग्जैक्टली सिमिलर दिख गए, हाँ कुछ भी अंतर नहीं है, ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है, एग्जैक्ट दोनों एसेस सिमिलर है, एकदम शब्द ना शब्द है, एकदम परिच्छेद का परिच्छेद पूरा, तो ऑब्वियसली कॉपी किया है, वो समझ जाता है कि एक ने दूसरे से कॉपी किया है। हाँ, तो फिर उस केस में हम लोग एक्शन भी लेंगे, हाँ, कि भाई कॉपी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। इसलिए खुद से लिखिए, खुद के अंडरस्टैंडिंग से लिखिए, उसके पहले बैठ के अच्छे से चर्चा करनी है तो कीजिए। आपको मैं भी समझ दे रहा हूँ, पहले ही प्रश्न समझा रहा हूँ, उसके बाद में और कितनी सहायता चाहिए, आगे का तो आप स्वयं कर सकते हैं। सारे के सारे आप पढ़े लिखे लोग हो, ऐसे तो कोई है नहीं कि भाई निरक्षर है कर। तो इसलिए इन सारे मुद्दों को जान के बढ़िया से क्लोज बुक ओपन बुक लिखिए। देखिए पूरा ही भक्ति वैभव कोर्स जो है, इसको आप सीखने के मूड से लोगे तो बहुत फायदा है। केवल परीक्षा और इसका ऐसा भाव से लोगे तो बर्डन लगने लगे, फिर एक 4 यूनिट 5 यूनिट हो जाएंगे, छठा यूनिट 7 यूनिट बोलोगे बस हो गया, अभी अपने से नहीं होगा, तो ऐसे करके छूट जाता है फिर धीरे धीरे। लेकिन टाइम टू टाइम रहिए, क्लोज बुक जो एग्जाम जब देनी है फटाफट उसी तारीख को दे दीजिए। देखिए आपको कोई समस्या नहीं होगी इस कोर्स में, आराम से आनंद से आगे बढ़ेंगे। अभी जिन्होंने भी टाइम टू टाइम सीबीए वो टाइम टू टाइम देके क्लियर कर दिया था, अभी देखिए ये महीना उनको आराम होगा ना, कुछ कुछ टेंशन नहीं ना कि तीनों सीबीए क्लियर है, कुछ री एग्जाम का टेंशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, हाँ। तो वैसा है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, जिनको 2 एग्जाम देनी है या तीनों एग्जाम देनी है, बड़ा कठिन हो जाता है ना फिर, एक महीने में 3 एग्जाम देना, आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। भले ही 7 7 दिन का गैप दे रहे हम एक एग्जाम से दूसरी एग्जाम में, एक एक हफ्ते का गैप दे रहे, लेकिन हर एक हफ्ते में 1 या 2 3 परीक्षा देना बड़ा कठिन हो जाता है बाद में।
इसलिए री एग्जाम के झंझट में पड़िए मत बिल्कुल। जहां जो डेट पहले अनाउंस कर दी उधर क्लियर कीजिए, सब फटाफट टाइम टू टाइम चलिए, फिर इस कोर्स में कोई बर्डन नहीं होगा। नहीं तो फिर कोर्स में बर्डन होने लगा तो इतना बर्डन हो जाता है धीरे धीरे कि छूट ही जाएगा कोर्स। आप बोलोगे नहीं हो सकता, ये छोड़ दूंगा मैं करके। और ऐसे छोड़ भी दिए कई सारे भक्त है कि नहीं। हाँ, हम लोग शुरुआत में तो कितने भक्त थे, 70-80 भक्त, 70 तो थे मेरे ख्याल से। लेकिन मैं देखा एग्जाम वगैरह दे रहे वो 40-45 ही भक्त है। तो बाकी लोगों का क्या चल रहा है मालूम नहीं। तो देखेंगे अभी ये 3 एग्जाम्स के बाद में अभी ये सूची भी पब्लिश करेंगे कि कौन कौन जो है एग्जाम दिए नहीं है या तो फेल्ड है। मतलब सूची यानी जो जो एग्जाम जिनको देनी है वो सिर्फ सूची में दिखा देंगे कि इन सबको एग्जाम देनी है फिर से करके, तो उसमें भी समझ जाएंगे कोई है कोई नहीं है। हाँ, तो ये कोर्स ऐसा नहीं है यार कि आप ज्वाइन किए आप आराम से चलते रहो, कभी एग्जाम दिया नहीं दिया फेल हो गए चलता है, अंत में करेंगे सब कुछ। हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपको टाइम टू टाइम क्लियर करना है इसको। पहले अटेम्प्ट में हुआ नहीं, नो प्रॉब्लम, दूसरे में कीजिए। हाँ, दूसरे को भी आप नहीं आ रहे हो, पहले को भी नहीं आ रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो इस कोर्स में। ये सब चीजें इसको मैं बारीकी से देखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जितना परिश्रम हम करते हैं आपको सिखाने के लिए, आपको अच्छा समझाने के लिए, आपसे भी वैसा आदान प्रदान एक्सपेक्टेड है। ऐसे एक साइड से नहीं चलेगा, ये एक तरफा नहीं चलेगा, ये दो तरफा होना चाहिए। आप लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा, आप लोगों को भी एग्जाम्स देनी पड़ेगी, आप लोगों को भी अच्छे से प्रिपेयर करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो देखिए ओबीए के दो ओबीए का रिजल्ट्स आएगा आपको 1-2 दिन में, आ जाना चाहिए, क्योंकि 2 वो तो चेक हो चुके हैं ऑलरेडी। बस आप लोगों के लिए उसको एक्सेल शीट में डाल के इंडिविजुअल मेल पे आ जाएगा। तीसरा ओबीए जो है उसको प्रयास करेंगे जल्द ही देने का, लेकिन 2 का तो रिजल्ट हो गया है। ठीक है, बाकी 3 सीबीए का आपको ऑलरेडी रिजल्ट मिला है। और जैसे मैंने कहा, जिन जिन की इच्छा है पुनर्मूल्यांकन को देना है, जो जो कारण है, कृपया विजय केशव प्रभु को बताइए। प्रभु जी लिस्ट कंपाइल करके मुझे भेजेंगे और फिर हम लोग उसको आगे लेके जाते हैं, देखते हैं पुनर्मूल्यांकन में जिन्होंने भी कुछ अप्लाई किया है तो उसमें कुछ बदलाव होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर जो भी रिजल्ट है उसके साथ में आपको चलना पड़ेगा। और फिर पुनः परीक्षा का उसके अनुसार आयोजन जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो पुनर्परीक्षा की भी डेट्स दे दूंगा 1-2 दिन में, आपको बता दूं तो भी। बेसिकली ये अगस्त है, तो अगस्त में देखिए ये डेट्स जो है वो अगस्त के 21, 28 और 4, ये 3 दिन होगी परीक्षा, 21, 28 और 4। तो अभी ये संडे ही आते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है थोड़ी बदल के रखेंगे, 11 से वो वाली नहीं, इसमें थोड़ा सा दोपहर का टाइमिंग रख रहे हैं, 3 से लेके 4:30 या इस प्रकार से। ठीक, या तो फिर अगर आप में से किसी को पुनर्परीक्षा के टाइमिंग में भी कुछ प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, हम लोग कभी भी रेडी है। इन द सेंस हम लोग रेडी है कि आपको वो कॉमन टाइमिंग से प्रॉब्लम है तो आप कौन से टाइम पे आके देना चाहते हो, आप आइए उस दिन और दे दीजिए। ऐसे भी व्यवस्था कर सकते हैं हम। बीवीआरबी की ओर से आपको इतना हद तक सुविधा दी जा सकती है कि ठीक है आप बोलते हो मैं संडे नहीं आ सकता, मैं सैटरडे आके दे दूंगा, आइए आप, नो प्रॉब्लम, आपको पेपर दे देंगे, आप सॉल्व करके दे देंगे। लेकिन एक आयोजन के लिए सरल हो जाता है, जितना संभव हो सारे एक दिन आएंगे तो बढ़िया रहेगा, तो सब आयोजन सरल हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है किसी को अभी, नहीं तो फिर आज के लिए रुकते हैं। देखिए मेरे शब्द थोड़े आपको कठोर या कड़वे लगते होंगे कभी कभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, आपके ही अच्छे के लिए बता रहा हूँ मैं। इस कोर्स में अगर आपको रहना है, टिकना है, तो फिर आप ये सब चीजों को गंभीरता से लीजिए, नहीं तो फिर क्या है, सृष्टि तो आसान होती है, बहुत सारे लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो अंत तक टिकने वाले लोग बहुत कम रहे। क्यों? क्योंकि ये सब गलतियां कर बैठते हैं, कि हमेशा ही री एग्जाम दे दूंगा, वो आलस्य के कारण, कुछ नहीं, बस थोड़ा आलस्य है करके नहीं दी परीक्षा।
अभी कल भी देखिए, आज परीक्षा थी, नहीं कल परीक्षा थी आप लोगों की, परसों के दिन मुझे कितने मैसेजेस आए कि प्रभु जी मेरा हेल्थ खराब है, मैं परीक्षा नहीं दे सकता, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ठीक है, कोई बीमार है जेन्युइनली तो उनको तो मैं मानता हूँ कि ठीक है भाई, आपको बीमारी है, कुछ बीमारी है, तो फिर स्वाभाविक है नहीं दे पाएंगे। लेकिन देखिए, ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे कैसे आ जाता है एकदम सडनली, मुझे थोड़ा आश्चर्य लगता है। ऐसा ना हो कि प्रिपरेशन नहीं हुआ इसलिए फिर कुछ ऐसे ही बोल दिया आपने कि हम बीमार है, या हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या फिर ये हुआ वो हुआ वगैरह ऐसा। हाँ? फिर से कह रहा हूँ, जिनको प्रामाणिक समस्या है उनके लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल एग्जाम को छोड़ सकते हो, और आप जो भी जरूरी है हेल्थ का, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लेकिन अगर केवल तैयारी नहीं हुई करके कोई ऐसा कर रहा है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं। हाँ, उससे अच्छा तो है आप परीक्षा दीजिए, फेल हो जाए। फेल होने से आपको पता तो चलेगा ना कि मैंने परीक्षा में तैयारी नहीं की है एक्चुअली, इसलिए मैं फेल हो गया। हाँ, और फिर दूसरी बार दीजिए और एक बार। हाँ, लेकिन ये तैयारी नहीं करेंगे और देंगे भी नहीं, तो ऐसा वो एक सम्मान बना रहता है ना कि मैं फेल नहीं हुआ करके। अरे भाई, तुमने पेपर ही नहीं दिया तो फेल क्यों हो गए? हाँ, बाकी लोग तो कम से कम पेपर तो दे रहे, परीक्षा तो दे रहे, तुमने तो परीक्षा भी नहीं दी। तो ये बात है, तो इसलिए इन सारी चीजों को याद रखिए। जेन्युइन इमरजेंसी है, प्रॉब्लम है, वो तो समझा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन बाकी प्रिपरेशन, लैक ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी नहीं हुई करके अगर कोई एग्जाम को हर बार आगे धकेलता है तो आपको ही पीड़ा होगी बाद में। पुनर्परीक्षा में बहुत कठिनाई हो जाती है, क्योंकि उसमें तो एक एक हफ्ते के अंदर दूसरी परीक्षा आ रही है, तो काफी पढ़ना पड़ता है। ये बात ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, तो आज के सत्र में मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। कुछ पूछना है किसी को? नहीं तो फिर रुकते हैं आज। माधुरी राणा माता जी ने कुछ हाथ खड़ा किया था, कुछ पूछना था माता जी आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि यूनिट फर्स्ट का जो री एग्जाम होगा उसके लिए ओबीए का क्वेश्चन सेम रहेगा? हाँ, तो देखिए, री एग्जाम मतलब अगर ओबीए का रिजल्ट जो है, तो ओबीए का रिजल्ट आने के बाद अगर हम लोग, अगर कोई फेल हुआ है उसमें, ओबीए में, तो कैसा रहता है, सीबीए और ओबीए दोनों में अलग क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन नहीं होता है। सीबीए का भी पेपर चेंज हो जाएगा री एग्जाम में, सेम पेपर ऑब्वियसली नहीं आएगा, और ओबीए का भी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी, तो फिर ये क्वेश्चन कब तक मिलेगा यूनिट फर्स्ट के लिए कौन सा? दोबारा? ओबीए का? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो देखिए, ओबीए का रिजल्ट ही नहीं दिया अभी तक तो मैंने, तो रिजल्ट दे देता हूँ। रिजल्ट्स के बाद में जो पुनर्परीक्षा है उसके लिए जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी बताए जाएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु ये जी। हरे ये हफ्ते में देखिए, ओबीए के लिए थोड़ा ज्यादा समय दे रहे हैं हम लोग, मतलब जैसे कि सीबीए, तीनों सीबीए जो है उसमें अंतिम क्लोज बुक जब होगी तब तक ओबीए देने के लिए समय है। हाँ, तो ओबीए को लास्ट एग्जाम के दिन ही लेंगे हम लोग। ठीक है। भले ही आप कोई ओबीए, पहले ओबीए में फेल हो जाए या दूसरे में हो जाए, जो भी हो, जो ओबीए पूछे जाएंगे वो अंतिम पुनर्परीक्षा के, मतलब 4 सितंबर के पहले आपको कोई ओबीए सबमिट करना जरूरी नहीं। 4 सितंबर तक डेट है आपको ओबीए लिखने की। तो अभी कौन से ओबीए लिखने हैं वगैरह वो तो रिजल्ट्स देख के ही पता चल जाएगा। अगर कोई फेल हुआ है तो वो लिखने हैं, या फिर अनुपस्थित थे तो वो भी लिखने हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, विशाखा कृपा माता जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, आपने लास्ट टाइम बोला था कि जिसका अच्छा ओबीए है वो दिखाएंगे, बस हम उनको परेशान नहीं करेंगे, उनको फोन भी यस। नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। तो प्लीज ऐसा कुछ दिया तो हम समझ सकते हैं कि क्या हम में सुधार होना चाहिए और क्या कम पर। प्लीज तो फिर उसका थोड़ा विचार करेंगे प्रभु जी।
प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, क्लोज बुक का और ओपन बुक का दोनों का आपको मॉडल आंसर दिखा देंगे। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। और प्रभु जी और एक रिक्वेस्ट करूँ क्या, कि अभी हमें ठीक से पता चला कि ओबीए में हम कहाँ कम पढ़ते हैं, क्या गलती हुई है। आपने हमेशा तो डिटेल्स में बताया है, लेकिन अभी आपने जो अभी बताया तो उससे पता चला कि प्रमाण नहीं दिए हैं कुछ, तो थोड़ा सा आप कर ही रहे हैं, लेकिन अभी इसके बाद हम बहुत अच्छी तरह से प्रयत्न करेंगे। तो अभी थोड़ा हमें स्पेयर करेंगे क्या प्रभु जी, प्लीज? बहुत डर लग रहा है। नहीं, स्पेयर मतलब अभी तो ऑलरेडी चेक हो गए ना पेपर। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ओके। नहीं देखिए, आप चिंता मत करिए, आप सब अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो ऑब्वियसली पहले मैंने कहा था कि पहले एक दो एसेस में तो थोड़ा समझ के लेंगे हम कि ठीक है भाई कुछ गलतियां हो सकती है वगैरह ऐसे, हाँ, तो इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली सुपर स्ट्रिक्टली ऐसे चेक नहीं किया है, तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मानिए किसी ने कुछ भी नहीं लिखा तो फिर उसको क्या हो, वो तो फिर फेल होना ही है। हाँ, कुछ भी लिखा नहीं है, एकदम ही ऐसे ही बस कुछ तो बोल के आ गए, तो ऐसा नहीं। लेकिन अच्छे से प्रयास किया है तो कोई ऐसा कोई फेल नहीं होगा फिर। अच्छे से प्रयास किया, चारों उसके उत्तर लिखे हैं, चारों चीजें लिख दी, जो भी सब क्वेश्चंस है लिख दिए, तो फिर वो तो ठीक है, हो जाएगा। भले ही उसको बहुत ज्यादा मार्क्स ना मिले लेकिन पास तो हो जाएगा कम से कम। हाँ, लेकिन मानिए कुछ भी नहीं लिखा, बस ऐसे ही कुछ तो दे दिया पेपर, तो फिर नहीं, वो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। और अभी जितना समझेगा, जितने इनपुट ज्यादा जाएंगे, उतना फिर अगले ओबीए में ये देखा जाएगा कि भाई सब पालन हो रहा है क्या, जो बोला जा रहा है वो फिर से वही गलती कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो फिर वो अच्छा नहीं है। जो भी बताया गया अभी इन चीजों की आप सबने नोट किया है, आप सबने, तो उसका अवश्य पालन कीजिए अभी लिखते। ठीक है, ओके, हाँ हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरि बोल। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो आप सबको मेरी ओर से जन्माष्टमी की, बलराम पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आशा करते थैंक यू हैं कि प्रभु जी। आपकी सब थैंक यू प्रभु जी, आपको आपकी भी। सबकी सेवाएं वगैरह बहुत बढ़िया से इस महीने में भगवान की सेवा में आप सब बहुत अच्छे से संलग्न हो। हरे कृष्ण। तो हम लोग मिलते हैं सितंबर में। सितंबर में हम लोग इसके अगला यूनिट जो है उसको प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।